सहायकाचार्य राजनीति विज्ञान राजकीय कन्या महाविद्यालय तारानगर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में अरस्तु का राज्य संबंधी सिद्धांत समझेंगे। अरस्तु के अनुसार राज्य का जन्म कैसे हुआ, राज्य की प्रकृति क्या है, राज्य का उद्देश्य क्या है, राज्य और नागरिक के बीच में संबंध क्या है, अरस्तु राज्य की कौन कौन सी विशेषताएं मानते हैं आदि। अरस्तु ने अपने पॉलिटिक्स में राज्य संबंधी सिद्धांतों का वर्णन किया है। अरस्तु ने राज्य को समुदायों का समुदाय और फ्री मैन का एसोसिएशन के रूप में परिभाषित किया। उन्होंने राज्य के स्वरूप, जन्म और लक्ष्य का सुंदर और विस्तृत प्रतिपादन किया। अपने गुरु प्लेटो के भांति अरस्तु का लक्ष्य भी सोफिस्टों के जो उनकी धारणा है उसका खारिज करना है। देखिए, सोफिस्ट क्या थे? सोफिस्ट ट्यूटर थे, यानी एक तरीके से जो कोचिंग पढ़ाते थे, यूनानी राज्य में महत्वपूर्ण थे और ये व्यक्ति को अपने व्यक्तिगत हितों की सिद्धि के लिए शिक्षा देते थे। यानी इस एजुकेशन का जो उद्देश्य होता था वो व्यक्ति के व्यक्तिगत हित होते थे बजाय राज्य के हितों के। तो इन प्लेटो और अरस्तु से पहले जो सोफिस्ट थे, वो सोफिस्ट बहुत सारे थे, कोई सोफिस्ट एक नहीं है, सोफिस्ट एक परंपरा है। तो इन सोफिस्टों के द्वारा जो मत का प्रतिपादन किया गया उसका प्लेटो और अरस्तु ने खारिज किया। इन सोफिस्टों की जो धारणाएं थी वो थी कि राज्य की उत्पत्ति समझौते से हुई है। राज्य एक परंपरा जनित संस्था है जिसका अपने सदस्यों की भक्ति पर कोई वास्तविक अधिकार नहीं है। ये जो सोफिस्टों के द्वारा राज्य की अवधारणा पेश की गई उसके दो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु थे। इन दोनों को प्लेटो और अरस्तु ने खारिज किया। अरस्तु ने सोफिस्टों की धारणा के विपरीत तर्क दिया कि व्यक्ति अपनी प्रकृति से ही एक राजनीतिक प्राणी है और राज्य व्यक्ति की इस प्रकृति का परिणाम है। यानी राज्य है वह एक समझौते का परिणाम नहीं बल्कि व्यक्ति की प्रकृति से उपजा यानी प्रकृति से निकला एक स्वाभाविक संस्था है, स्वाभाविक विकास है। राज्य का जन्म विकास के कारण हुआ है, ना कि समझौते के कारण। यह एक स्वाभाविक संस्था है। राज्य के उद्देश्य और कार्य नैतिक हैं। ये किसी कोई हीन कृत्य की या हीन उद्देश्य की पूर्ति के लिए नहीं बल्कि इसके जो उद्देश्य हैं वो नैतिक हैं। यह सब संस्थाओं में श्रेष्ठ और उच्च है। राज्य की उत्पत्ति जीवन की आवश्यकताओं से होती है परंतु इसका अस्तित्व सद जीवन की सिद्धि के लिए बना रहता है। यानी उसका जो उत्पत्ति है वो भले ही आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए होती है लेकिन उसका जो उद्देश्य है वह सद जीवन यानी एक उच्च अच्छे जीवन की सिद्धि के लिए बना रहता है। जो मनुष्य प्रकृति या संयोगवश किसी भी राज्य से संबंध न हो वह या तो नराधम होंगे या अतिमान हो। यानी राज्य इतना स्वाभाविक है कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा दावा करे या ऐसी स्थिति हो कि उसका किसी राज्य से संबंध नहीं है तो अरस्तु मानते हैं कि या तो वह पशु है और या वह अति मानव है। यानी मानव के लिए किसी न किसी राज्य के साथ संबंध होना बहुत ही ज़्यादा स्वाभाविक और प्राकृतिक है। अरस्तु ने राज्य की उत्पत्ति प्राकृतिक मानी। इस उत्पत्ति को प्राकृतिकता को साबित करने के लिए अरस्तु ने दो तर्क प्रस्तुत किए कि यह प्रकृतिजन्य है, दूसरा कि इससे आत्मनिर्भरता की प्राप्ति होगी। प्रकृतिजन्य कैसे है? प्रकृतिजन्य है क्योंकि राज्य उन समस्त समुदायों का पूर्ण रूप है जो प्रकृतिजन्य हैं। कौन से हैं ऐसे? वो समस्त समुदाय जो प्रकृतिजन्य हैं जैसे परिवार, ग्राम, इन सब का पूर्ण रूप क्या है? राज्य है। तो यानी राज्य उन समुदायों का पूर्ण रूप है जो प्रकृतिजन्य समुदाय हैं। राज्य में भी वही गुण विद्यमान हैं जो इनका विकास करने वाले पूर्ववर्ती समुदायों, परिवार और ग्राम में पाए जाते हैं। यानी राज्य में भी वही गुण विद्यमान हैं। अरस्तु के अनुसार राज्य की प्रारंभिक एवं मूलभूत इकाई क्या है? व्यक्ति है। प्रारंभिक और मूलभूत इकाई व्यक्ति है जो अकेले में अपूर्ण है। व्यक्ति अकेले में अपूर्ण है। अपनी दैनिक आवश्यकताओं को जुटाने और अपने जीवन को सुंदर व सुखमय बनाने के लिए व्यक्ति को अनेक समुदायों की
आवश्यकता होती है। ये समुदाय परिवार, ग्राम और राज्य हैं जो व्यक्तियों के लिए मूलभूत हैं। राज्य इस कारण प्राकृतिक है कि वह उद्देश्य और संपूर्णत्व है जिसकी ओर अन्य दूसरे समुदाय, परिवार और ग्राम बढ़ते हैं। व्यक्ति के संपूर्ण प्राकृतिक समुदायों का विकसित स्वरूप राज्य है। यह परिवार आत्मनिर्भरता संबंधी व्यक्ति की सभी आवश्यकताएं यदि परिवार आत्मनिर्भरता संबंधी व्यक्ति की सभी आवश्यकताएं पूर्ण कर पाते तो राज्य शायद महत्वहीन हो जाते, लेकिन ऐसी क्षमता परिवारों में नहीं है। कहने का मतलब यह है कि अगर राज्य के जो पूर्ववर्ती समुदाय है वो व्यक्ति की सारी आवश्यकताओं की सिद्धि पूर्ति कर देते तो राज्य की उत्पत्ति होती नहीं, लेकिन ऐसा उन समुदायों के वश की बात नहीं है। व्यक्ति को आत्मनिर्भर बना सकने की क्षमता प्राकृतिक और मूलभूत समुदाय के नाते है। दूसरा तर्क जो था कि जो राज्य है उसका उद्देश्य आत्मनिर्भरता की प्राप्ति है। इसे व्यक्ति के जीवन को महानतम लक्ष्य कहा जा सकता है। सर्वश्रेष्ठ लक्ष्य की उपलब्धि का साधन राज्य है। अतः सर्वश्रेष्ठ लक्ष्य की प्राप्ति का साधन होने के कारण भी राज्य व्यक्ति के लिए प्राकृतिक संस्था है। अरस्तु के अनुसार राज्य मनुष्य की सामाजिकता का परिणाम है। सामाजिकता अन्य जीवों में भी पाई जाती है, लेकिन व्यक्ति की सामाजिकता अन्य श्रेणियों की जीवधारियों की सामाजिकता से भिन्न होती है। यह सामाजिक मनुष्य की मूल प्रवृत्तियों तथा कुछ विशेष उद्देश्यों पर आधारित है। इसने अनेक स्थितियों से गुजरकर अपना पूर्ण विकास किया है। कि ये जो सामाजिकता है इसका परिणाम है राज्य, लेकिन यह सामाजिकता है यह अन्य जीवधारियों की सामाजिकता से अलग है। इसका अपना एक उद्देश्य है, इसकी अपनी एक मूल प्रवृत्ति है, टेंडेंसी है। राज्य ने परिवार और ग्राम और नगर राज्य व्यक्ति की आवश्यकताओं के अनुरूप प्रथम समुदाय के रूप में परिवार की उत्पत्ति होती है। चूंकि परिवार व्यक्ति की सारी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाता, इसलिए ग्राम की उत्पत्ति होती है। ग्राम भी व्यक्ति की सारी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाता, इसीलिए इन्हीं की प्रवृत्तियों और नेचर का अगला रूप जो संपूर्णत्व है वह है राज्य। अरस्तु कहते हैं कि जो परिवार है वह विवाह पद्धति आधारित है, यानी एक व्यक्ति का दूसरी व्यक्ति के साथ शादी होती है, एक पुरुष की महिला के साथ, महिला की पुरुष के साथ शादी होती है, और यह संतानोत्पत्ति और सुरक्षा की आवश्यकताओं को पूरा करता है। परिवार क्या करता है? संतान उत्पत्ति और सुरक्षा की आवश्यकताओं को पूरा करता है। इसमें राज्य के बीज दिखाई देते हैं, क्योंकि परिवार का स्वामी राज्य के शासक के रूप में ही काम करता है। यानी जो सुरक्षा की आवश्यकता है, संतान की आवश्यकता है, इस पर परिवार की उत्पत्ति होती है, और यह राज्य के बराबर जैसा ही है, क्योंकि यहाँ हम क्या देखते हैं, राज्य का बीज फॉर्म कैसे है कि जो शासक है वह परिवार के मुखिया की भांति ही होता है। ग्राम, अरस्तु कहते हैं कि व्यक्ति की ज़रूरतें सिर्फ सुरक्षा और संतान की नहीं है। सिर्फ इतनी ज़रूरत नहीं है कि परिवार की संस्था में उनकी पूर्ति हो जाए, अन्य भौतिक और आध्यात्मिक आवश्यकताओं भी होती हैं। उनकी पूर्ति के लिए अन्य समुदायों का निर्माण होता है। ग्राम पारस्परिक झगड़े निपटाने और सामूहिक जीवन व्यतीत करने का प्रबंध करते हैं। ग्राम भी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाते। हमने देखा कि परिवार सभी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाते, इसलिए ग्राम की उत्पत्ति होती है, लेकिन ग्राम भी संपूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाते, इसलिए नगर राज्य या एक तरीके से राज्य की उत्पत्ति होती है। राज्य सुरक्षा, न्याय, बौद्धिक और नैतिक शक्तियों का विकास करते हैं। यह अंतिम, पूर्ण और श्रेष्ठतम समुदाय है। यानी राज्य पर आकर अरस्तु भी इस विकास को रोक देते हैं कि राज्य में संपूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती है। राज्य एक सावयवी जीवधारी के समान है। जिस प्रकार एक सावयव जीवधारी के शरीर का विकास होता है, उसी प्रकार राज्य का भी विकास होता है। इसे ऑर्गेनिक थियरी ऑफ स्टेट बोलते हैं, जिसमें ये मानना है वो होता है कि जैसे एक जीव है, उसका शरीर है, जैसे इंसान है, तो ये जो शरीर है यह सिर्फ अंगों का योग मात्र नहीं है, उससे कुछ बढ़कर है। लेकिन अंगों के बिना भी शरीर का कोई अस्तित्व नहीं है, और ये जो अंग हैं इनके बीच में अंतर्निर्भरता है, संबंध है, इनके बीच में रिलेशन है। तो ऐसे ही राज्य है, उसके अपने अंगों के बीच में संबंध है, अंगों के बीच में अंतर्निर्भरता है। लेकिन राज्य केवल अंगों का योग मात्र नहीं है, वो अंगों के जोड़ से कुछ अधिक है।
सभी अंगों के अपने अपने कार्य होते हैं, लेकिन संपूर्ण शरीर अंगों के जोड़ मात्र से अधिक होता है। सभी अंगों के मध्य अंतर्निर्भरता होती है, सभी अंगों का क्रमिक विकास होता रहता है। वैसे ही सावयव सिद्धांत होता है, वो मानता है कि राज्य अपना क्रमिक विकास करता है। अरस्तु के राज्य की उत्पत्ति संबंधी विचार है वह विकासवादी सिद्धांत के अनुरूप है। विकासवादी सिद्धांत से है वह यह करता है कि राज्य कोई एक दिन में विकसित नहीं हुआ, ना ही कोई एकमात्र कारक है जो राज्य के विकास के पीछे कार्य करता है। यह सतत रूप से अलग अलग समय में अलग अलग आवश्यकताओं, अलग अलग कारकों के प्रभाव से विकसित हुआ। पूर्णता और आत्मनिर्भरता की दिशा में मानव के बढ़ते कदम ही राज्य की स्थापना करते हैं। राज्य एक स्वाभाविक संस्था है, हमने देख लिया, क्योंकि राज्य एक भावनात्मक अभिव्यंजना है और उसमें इससे अलग रहकर व्यक्ति अपने जीवन के लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर सकता। राज्य में उसके जो पूर्ववर्ती समुदाय हैं, परिवार है, गांव है, वह उन्हीं गुणों का प्रतिनिधित्व करता है जो परिवार और ग्राम करते हैं। इस प्रकार से राज्य एक स्वाभाविक संस्था है। राज्य का विकास व्यक्ति की समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए और सर्वांगीण विकास के लिए हुआ है। राज्य नैतिक विकास के लिए बना हुआ है, सदाचारी जीवन के लिए बना हुआ है। राज्य व्यक्ति से पूर्व का संगठन है। देखिए, अरस्तु कहते हैं कि राज्य व्यक्ति से पूर्व का संगठन है। ये काफ़ी कन्फ्यूजिंग कथन लगता है कि जब हम ये देखते हैं कि राज्य पहले व्यक्ति है, व्यक्ति से परिवार का विकास होता है, परिवार से ग्राम और फिर राज्य की उत्पत्ति होती है, तो राज्य व्यक्ति से पहले कैसे हो गया? तो अरस्तु कहते हैं कि ऐतिहासिक दृष्टि से नहीं है, यह मानसिक और मनोवैज्ञानिक दृष्टि से है। क्योंकि जैसे कोई चीज़ है उसका संपूर्ण पहले होता है और उसके अंग बाद में आते हैं, वैसे ही राज्य एक पूर्ण समुदाय है कि व्यक्ति केवल एक तत्व है, पूर्णता पहले आती है, उसके बाद ही अंग आते हैं। इसलिए राज्य व्यक्ति से पूर्ववर्ती है, यानी मनोवैज्ञानिक और मानसिक लेवल पर ही राज्य पहले है, न कि ऐतिहासिक रूप से। राज्य सर्वोच्च समुदाय है। अरस्तु के अनुसार राज्य समुदायों का समुदाय नहीं वरन सर्वोच्च समुदाय है। सर्वोच्च समुदाय इन दैट सेंस कि यह उच्च आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। देखिए, आवश्यकताओं की पूर्ति परिवार भी करता है, ग्राम भी करता है, लेकिन राज्य है वह उच्च आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। व्यक्ति के नैतिक विकास के लिए बना रहता है। सदाचार यानी वर्च्यू के लिए राज्य का अस्तित्व बना हुआ है। तो इस सेंस में राज्य सर्वोच्च है। राज्य अपने आप में पूर्ण है, यानी राज्य से बियॉन्ड, राज्य के परे कुछ नहीं है। राज्य में अनेक प्रकार की सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक संस्थाएं होती हैं। इन संस्थाओं का अस्तित्व राज्य के कारण होता है। ये सब राज्य के अंदर ही कार्य करती है और राज्य इन्हें नियंत्रित करते हैं। ये सभी संस्थाएं एक पक्षीय हैं, जबकि राज्य ही एकमात्र है जो संपूर्ण आवश्यकताओं की और उच्च आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। इन सब संस्थाओं के उद्देश्य राज्यों के उद्देश्यों के आगे गौण है। राज्य का स्वरूप जैविक है, हमने देख लिया राज्य कैसे एक सावयवी संस्था है। राज्य एक आत्मनिर्भर संगठन है, यानी जो राज्य के नीचे या राज्य के अधीन या राज्य के पूर्ववर्ती जो संगठन थे, वो कोई भी संगठन आत्मनिर्भर संगठन नहीं है। यूनानी वर्ड ओटारिकिया का प्रयोग किया, जिसका अर्थ है पूर्ण निर्भरता, यानी जीवन में अभाव का अभाव। व्यक्ति की संपूर्ण न केवल भौतिक बल्कि आध्यात्मिक और नैतिक उच्च आवश्यकताओं की पूर्ति करता है राज्य। इसलिए राज्य एक आत्मनिर्भर संगठन है। देखिए, हमने देखा था कि राज्य के लिए आत्मनिर्भरता की प्राप्ति एक लक्ष्य है अरस्तु के दर्शन में, और इस आत्मनिर्भरता की प्राप्ति के लिए उपकरण या उद्देश्य के रूप में राज्य सबसे महत्वपूर्ण संस्था है। नगर राज्य सर्वाधिक श्रेष्ठ राजनीतिक संगठन है। प्लेटो की तरह अरस्तु भी नगर राज्य को श्रेष्ठ मानते हैं। अरस्तु के जीवन काल में फिलिप ने नगर राज्यों को खत्म कर यद्यपि साम्राज्य की स्थापना की, लेकिन अरस्तु ने अपनी उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। राज्य विविधता में एकता है। देखिए, यहाँ अरस्तु प्लेटो से एकदम डिफर है कि प्लेटो जहाँ राज्य में एकता की स्थापना अपना लक्ष्य मानते हैं, लेकिन अरस्तु विविधता में एकता को राज्य का लक्ष्य मानते हैं, राज्य की विशेषता मानते हैं। अरस्तु कहते हैं कि राज्य तो स्वभाव से ही बहुआयामी होता है, एकता की ओर अधिकाधिक बढ़ना तो राज्य का विनाश करना होगा। यह प्लेटो की आलोचना है अरस्तु के द्वारा। राज्य एक क्रमिक विकास है, यानी राज्य का विकासवादी सिद्धांत से अरस्तु के विचार मिलते हैं, जो ऑर्गेनिक थियरी ऑफ स्टेट से भी साम्यता रखते हैं। राज्य एक आध्यात्मिक संगठन है। आध्यात्मिक यानी यह भौतिक आवश्यकताओं से परे व्यक्ति के नैतिक और सद्गुणों के विकास से इसका संबंध है।
संविधान राज्य की पहचान है। राज्य संविधान में परिवर्तन को अरस्तु ने क्रांति माना, तो संविधान में परिवर्तन राज्य में परिवर्तन है। यानी राज्य क्या है, दरअसल संविधान ही का रूप ही राज्य की प्रकृति को निर्धारित करता है। राज्य और शासन में भेद किया। राज्य समस्त नागरिकों और गैर नागरिकों का समूह है। शासन उन नागरिकों का समूह है जिनके हाथ में सत्ता है। शासन में परिवर्तन तब होता है जब शासक अपदस्थ होते हैं। राज्य में परिवर्तन तब होता है जब संविधान में परिवर्तन होता है। राज्य का अस्तित्व सद्जीवन के लिए है। देखिए, अरस्तु ने यह कहा था कि अवलैव आवश्यकताओं की उत्पत्ति के लिए पैदा हुआ, लेकिन इसकी जो अस्तित्व है वह सद्जीवन के लिए एक सकारात्मक अच्छाई है। केवल बुरे कामों को रोकना नहीं है, जैसा व्यक्तिवादियों का राज्य है। जब हम आगे आप उच्चतर कक्षाओं में विचारधाराएं पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि कैसे व्यक्तिवादी जो दार्शनिक हैं वो राज्य को एक नकारात्मक दृष्टि से देखते हैं। वो ये राज्य को मानते हैं कि राज्य एक आवश्यक बुराई है, यानी बुराई है लेकिन उसे रखना जरूरी है, इसलिए उसे राज्य का साइज अधिक जितना छोटा हो सके उतना छोटा रखना चाहिए। लेकिन अरस्तु का राज्य एक सकारात्मक अच्छाई है। वह सिर्फ बुराइयों को रोकने वाला नहीं है, वह अच्छाइयों का निर्माता है, वह अच्छाइयों का संरक्षक है। मानव को नैतिकता और सद्गुणों की राह पर आगे बढ़ाता है राज्य। इसी वजह से वह एक सकारात्मक अच्छाई है। अपने सदस्यों के लिए पूर्ण और आत्मनिर्भर जीवन की व्यवस्था करता है, इसी अर्थ में वह एक सकारात्मक अच्छाई है। अपने नागरिकों के लिए शिक्षा की व्यवस्था करता है। शिक्षा संबंधी कार्य के साथ साथ यह राज्य का कार्य है कि वह अपने नागरिकों के लिए अवकाश जुटाए। और हमने देखा था कि अवकाश है वह अरस्तु के दर्शन में सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि अवकाश ही व्यक्ति के नागरिक होने की शर्त है। अवकाश पर ही उसका शासन विधान और न्याय प्रशासन टिका हुआ है। तो राज्य ही अपने नागरिकों के लिए अवकाश जुटाने का प्रावधान करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।